सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th का जो केमिस्ट्री चल रहा है रसायन, उसका जो पहला पार्ट है उसी के वीडियो सेकेंड यानी पार्ट 2 में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो का पार्ट में बोला था आपको कि आप क्या कीजिए, किताब को पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 रूपों को देखा था, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, कितने रूपों को देखा गया था? 3 रूपों को, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव गैस को बताया नहीं गया था कि आखिर होता है क्या। वैसे आप सभी कोई वाकिफ होंगे। आइए चलिए एक बार देख लेते हैं। ये हमने 3 बॉक्स बनाया है, इसमें कुछ कणों को डाला गया है और ये मतलब कि ये मान लीजिए कि तीनों क्या है, एक एक प्रकार का पदार्थ है। एक का हमने नाम ठोस रखा है, दूसरे का द्रव और तीसरे का गैस। ठीक है, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे यानी पिछले वीडियो में कि क्या पढ़े थे बताइए। यहीं पढ़े थे कि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है और वे कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो यही जो पदार्थ है ठोस, ये इन्हीं कणों से मिलकर बना हुआ है। ये द्रव इन कणों से मिलकर बना है, गैस इन कणों से मिलकर बना है। तो आखिर ये भी ठोस भी पदार्थ है, द्रव भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है। तीनों पदार्थ है। ये पदार्थ के रूप है, लेकिन तीनों है क्या, पदार्थ है। तो तीनों कण से मिलकर बने होंगे? जी बिल्कुल, अवश्य देखिए तीनों कणों से मिलकर बने हैं। तीनों सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे? जी बिल्कुल, तीनों सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ये बड़ा बड़ा बूटा देख रहे हैं तो ये नहीं कि ये सब बड़ा हो गया, ये साइज सिमिलर है, बस देने में थोड़ा छोटा ये था, आपको मार्कर का नींव मोटा था इसीलिए थोड़ा ये ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, लेकिन तीनों का साइज आपका एक समान है, मतलब छोटा ही है, सूक्ष्म ही है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर किस आधार पे हम कहेंगे कि ये पदार्थ का ठोस रूप है, ये पदार्थ का द्रव रूप है और ये पदार्थ का गैस रूप है, उसी को समझते हैं। ठीक है, किस आधार पे कहेंगे कि ये ठोस का पदार्थ रूप है और ये ठोस का द्रव रूप है और ये ठोस का गैस रूप है? आइए उसी आधार को हम समझते हैं। जो ठोस पदार्थ होगा उसमें जो देख रहे हैं ये कण देख रहे हैं, कणों का एक जंजाल है। कणों का क्या है, एक जंजाल है। वहीं जब द्रव का बात करते हैं, देखिए इसके अपेक्षा इसमें कण क्या है, थोड़ा थोड़ा दूरी है। देखिए यहाँ पे कण एक दूसरे के बिल्कुल पास है, लेकिन इनमें भी डिस्टेंस है, थोड़ा सा है। लेकिन वहीं जब द्रव का आके देख रहे हैं आप तो क्या है, इसमें थोड़ा 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 दूर ज्यादा है। और आप वहीं जब गैस वाले पदार्थ में आके देख रहे हैं तो ये क्या है, कण क्या है, बहुत दूरी पर है। यानी कहने का मतलब जो पदार्थ की भौतिक अवस्था का बात किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, वो इन्हीं कणों के पैटर्न के आधार पे बात किया जाता है। तो इन कणों के पैटर्न के आधार पे कुछ तथ्य सामने निकल कर आता है जिनको हम देखते हैं। ठीक है, क्या निकल कर सामने आता है, तो हमने ये देखा कि जो भी ठोस पदार्थ होगा उसके जो मॉलिक्यूल होंगे, अर्थात कहने का मतलब जो उसके कण होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। वे क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के करीब होंगे। तो एक दूसरे के करीब होंगे तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, इसको दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं, यही ना कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि अंतराण्विक स्थान। अब देखिए अंतराण्विक स्थान क्या है, इन कणों के बीच में, जैसे आपको हम यहाँ पे लेते हैं, इस पे तो ज्यादा डेंसी है। इन कणों के बीच में जो ये स्थान है, इन कणों के बीच में जो स्थान है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान। अंतर आणविक स्थान माने ये जो अणु है, इन अणु के बीच, अंतर आणविक, इन अणुओं के बीच का जो स्थान होगा उसे क्या कहेंगे, अंतराण्विक स्थान, जिसके बारे में कल हम लोग बात किए थे। तो जो ठोस है, ये ठोस जो पदार्थ है इसमें अंतराण्विक स्थान कम है कि ज्यादा है? तो आप कहिएगा कि इसमें अंतराण्विक स्थान बिल्कुल कम है, यानी क्या है, नगण्य है। ठीक है, वहीं जब अंतराण्विक स्थान के सापेक्ष में द्रव के संदर्भ में बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे कि अंतराण्विक स्थान थोड़ा ज्यादा तो है लेकिन गैस से कम है। और किससे ज्यादा है, द्रव से ज्यादा है। इस द्रव का ठोस से ज्यादा, इस द्रव के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसके अणुओं के बीच में, इसके कणों के बीच में जो अंतराण्विक स्थान है वह ठोस की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं जब गैस में आते हैं तो आप देखिए इसके बीच में जो ये स्थान है अणुओं के बीच में, ये बड़ा हो गया है। तो जो गैस के अणु होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, उनके बीच में जो स्थान होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वह स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनके कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर रहते हैं। इसलिए अर्थात ये कह सकते हैं कि गैस के जो कण होते हैं वे क्या होते हैं, एक दूसरे से अधिकतम मतलब कि ज्यादा दूरी पर रहते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा दूरी किसमें होगा, इसमें होगा। अगर बात करें अंतराण्विक स्थान के आधार पे, किसके बारे में, अंतराण्विक अगर स्थान के आधार पे हम लोग बात करें, हम लोग अंतराण्विक स्थान पे बात करें
तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, बढ़ते क्रम यानी जो बढ़ते क्रम क्या होगा, आरोही क्रम, जो पहले कम होगा उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा। तो यहाँ पे ठोस आएगा, इससे ज्यादा द्रव आएगा, और इससे ज्यादा क्या आएगा, गैस आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सबसे कम किस में होगा, ठोस में, सब उससे ज्यादा द्रव में, और उससे ज्यादा गैस में। ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ से एक और तथ्य निकल कर सामने आता है कि अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, एक और तथ्य सामने निकल कर आता है कि अंतराणविक आकर्षण बल, ये तो स्थान हो गया। अब देखिए अंतराणविक आकर्षण बल के बारे में क्या बताया गया था कल, इन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले बल को, इन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं कि कण के बीच में जो बल लगता है उसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। तो एक बात बताइए आप, यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा कि जेब में ज्यादा कण होगा, आप 2 गुट लेकर जाइए मारपीट करने के लिए, एक गुट में 20 बंदे हैं और एक गुट में 5 बंदे, बताइए कौन जीतेगा। स्वाभाविक सा बात है, जिसमें 20 होगा उसमें, यानी 20 के पास क्या होगा, ज्यादा बल होगा, ज्यादा शक्ति होगा। तो जिसमें ज्यादा कण होगा उसमें ज्यादा बल होगा, जिसमें कम कण होगा उसके अपेक्षा कम बल होगा। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो 2 ये कण होते हैं जो एक दूसरे के पास रहते हैं, एक दूसरे के पास रहने का मतलब क्या है कि उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तभी वे एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। ठीक है, तो जहां तक बात करते हैं हम लोग कि अंतराणविक आकर्षण बल किस में ज्यादा होगा, तो ठोस में ज्यादा होगा। उससे कम किस में होगा, द्रव में, उससे कम किस में होगा, गैस में, क्योंकि इसके कण तो एक बिल्कुल कम है, और दूसरे क्या है कि इनके बीच में दूरियां बहुत ज्यादा है। दूरियां तभी ज्यादा होगी जब उसको खींचने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, या खींचने वाला क्या होगा, कमजोर होगा, उसी वहां पे ही क्या होती है, दूरियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो अब इसके संदर्भ में हम लोग बात कर देते हैं कि अंतराणविक बल, अंतराणविक दिख ही रहा होगा, अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पे आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे कम किस में होगा, गैस में, इससे ज्यादा किस में होगा, द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होगा, ठोस में। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ठोस, द्रव और गैस क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठोस क्या हो गया, बर्फ हो गया, द्रव का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, जल हो जाएगा, और गैस का एग्जाम्पल लेंगे तो गैस क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये द्रव कहने मतलब केवल जल ही नहीं, तेल भी एक प्रकार का द्रव है। ठीक है, बात करते हैं जिसमें बहने का गुण होगा वो द्रव हो जाएगा। अब देखिए ये ठोस हो गया, इसमें अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अणुओं के बीच बल लगता है, एक दूसरे को जो खींच कर रखते हैं, वो बल किस में ज्यादा है, ठोस में ज्यादा है। तो बताइए, बहुत ही ज्यादा है, तो बताइए कि ठोस के कण एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो नहीं, मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब बात करते हैं द्रव का, तो ये इसमें कम होता है, इसीलिए मूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाएंगे। यहाँ है तो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनको खींचने वाला जो बल है ये है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल इसमें है, ये तो एकदम पकड़ के मजबूत रखता है कि अब तोड़ा हम ना जाए दें। ठीक है, लेकिन ये द्रव वाला क्या है कि थोड़ा सा कमजोर होता है, तो थोड़ा सा ढील दे देता है कि थोड़ा सा जा, लेकिन फिर इसको वहीं पे रोक देता है कि रुक के रहो। और गैस वाला है, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, यानी इसमें जो आकर्षण होता है बिल्कुल नगण्य होता है। इसके जो साथी होते हैं एकदम एक दूसरे से बेचैन उड़ते रहते हैं। अगर आप किसी बॉक्स में गैस को डाल दिया तो जो गैस होगा वह इसके मोलिक्यूल चारों मतलब बॉक्स के पूरे सतह या पूरे बॉक्स के अंदर लाएंगे घूमने। ठीक है, क्योंकि आकर्षण इसमें क्या होता है, कमजोर होता है। चलिए अब इन्हीं गुणों के आधार पर हम बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं किसका, ठोस पदार्थों का सामान्य गुण। ठोस पदार्थों का सामान्य गुण होता है, पहला इसमें है आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ का जो आकृति और आयतन होता है दोनों निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है, तो निश्चित इसलिए होता है भैया क्योंकि ठोस पदार्थ के आप बारे में समझ चुके हैं कि ठोस का अंतराणविक आकर्षण बल भी ज्यादा और अंतराणविक स्थान भी ज्यादा। तो जब अंतराणविक स्थान कम है तो एक जगह से दूसरी जगह पदार्थ के कण इधर से आकर्षण बल ज्यादा है, तो पदार्थ के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो उनके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकृति में जब ये ऐसे हाथ है, ये आकृति आपको दिख रहा है, ये कब परिवर्तित होगा, जब ये उंगली इधर शिफ्ट करेगा तो ये दूसरी आकृति होगी। जब ये उंगली शिफ्ट ही नहीं करेगा तो
होगा, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। तो यही जो उंगली के बीच में जो बल लग रहा है, ठोस के कणों के बीच में जो बल लगता है, ये इतना ज़्यादा रहता है कि एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थों का आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। वहीं जब आयतन का बात करते हैं तो इनमें अंतराणु का स्थान कम होता है, इस वजह से आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो इनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो जो स्थान ये घेरे रहते हैं वही ना आयतन होता है। तो जो स्थान पहले से घेरे रहते हैं वहीं घेरे रहते हैं, क्योंकि इनमें कोई बहाव ही नहीं है, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब इस पर बाह्य आरोपित, जैसे कहिएगा कि रबर ठोस है, लेकिन रबर को खींच के क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे, तो आकृति में परिवर्तन हो गया, तो फिर ठोस कैसे हुआ। तो देखिए हम ये बात करते हैं जब ये अपने समान स्थिति में है, यानी जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, और कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होगा। ठीक है। देखिए कितना बढ़िया से आपको बड़े से बड़े 10 या 12 लाइनों का, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे बातों का निचोड़ ये बस 3 लाइन में आपको समझा दिया गया है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप किताब पढ़िए। 9th में थोड़ा बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं, इसीलिए मैंने कल छोटा वीडियो बनाया था कि आप पढ़िएगा, उसके बाद अगर पढ़ भी लेते हैं, पढ़ के पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने जो कहा था वह सही कहा था कि कितना बेनिफिशियल है। ठीक है। तो देखिए तनी हुई रबर कब होगी, जब उसमें बाह्य बल आरोपित होगा। तो ये अगर बाह्य बल आरोपित ना हो, रबर को ऐसे छोड़ते उसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है, ना होता है। ठीक है। तो यही है कि जब तक बाह्य बल आरोपित ना हो उसे क्या करें, तब तक इनका आकृति आयतन निश्चित होता है। आरोपित का मतलब क्या होता है, ये मैंने जानबूझकर लिखा है, क्योंकि अगर मैं सरल शब्दों में समझाने का कोशिश करूं, सरल शब्दों का उपयोग करूं, तो जब कभी आपका इससे सामना होगा तो आप इससे अनभिज्ञ रहेंगे, तो आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। मेरा काम है कि ऐसे कठिन शब्दों से आपको रूबरू कराना और इनका सरल अर्थ बताना। आरोपित का मतलब होता है लागू करना। आरोपित का मतलब क्या होता है, लागू करना, अप्लाई करना। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसके दूसरे गुण पर बढ़ते हैं। घनत्व। ठोस पदार्थों का जो घनत्व होता है वह काफ़ी उच्च होता है। क्यों काफ़ी उच्च होता है? ठोस पदार्थों का किसी भी पदार्थ के घनत्व का बात की तो घनत्व होता है, आपको लिखा गया है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या लिखा गया है? द्रव्यमान बटा आयतन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये बटा में करते हैं तो ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर हर का मान कम होता है तो इस टोटल का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर हर का मान कम होगा तो टोटल का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बताइए जो ठोस पदार्थ का आयतन होता है वह कम होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं। तो एक दूसरे के पास होता है तो ये कम ही जगह ना छेकेंगे। वहीं द्रव अगर इतना 1 2 4 6 8 मॉलिक्यूल द्रव के होंगे, ये इतना जगह छेके, वहीं गैस के होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गैस के मॉलिक्यूल होते, देखिए कितना ज़्यादा जगह छेक रहा है। जो जगह छेका जाता है, जो जगह ऑक्यूपाई किया जाता है, वहीं आयतन होता है। तो किसका आयतन कम होगा? ठोस का आयतन कम होगा। तो ठोस का आयतन कम होगा तो सेम द्रव्यमान है, इसके भी 8 इसके भी 8 इसके भी 8 का है तो सबका द्रव्यमान सेम होगा, लेकिन इसका आयतन ज़्यादा होगा, इसका घनत्व तो कम हो जाएगा। इसका इससे कम होगा, और सबसे कम किसका होगा? इसका घनत्व होगा। ठीक है, तो सॉरी इसका आयतन होगा। तो जब आयतन कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।